व्यावसायिक अध्ययन में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वित्तीय प्रबंध। लास्ट पीरियड में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो प्रबंध है उसका क्षेत्र मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। सेबी वर्गीय प्रबंध यानी प्रबंध की वह शाखा जिसमें प्रबंध के मानवीय तत्व यानी कर्मचारियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सेकंड आती है विपणन प्रबंध यानी जिसमें प्रबंध के सबसे महत्वपूर्ण तत्व माल यानी वह वस्तु जिसका आप क्रय विक्रय कर रहे हो या निर्माण कर रहे हो उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और थर्ड जो है वह है व्यावसायिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कह सकते हो आप मुद्रा या रुपया धन यानी जो वित्त होता है उसकी वही भूमिका होती है व्यवसाय में जो मानव शरीर में रक्त की होती है। यानी किसी भी व्यवसाय में जो वित्त है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वित्तीय प्रबंध की वह शाखा है जिसमें वित्त संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि कैसे आप व्यवसाय के लिए वित्त प्राप्त करोगे और उस प्राप्त वित्त को आप किस प्रकार से खर्च करोगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान। यानी ये वह क्षेत्र है जहां पर एक व्यावसायिक संस्था के लिए आवश्यक वित्त का अनुमान लगाया जाता है। और जब भी आवश्यक वित्त का अनुमान लगाया जाता है कि वित्त व्यवसाय के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, यदि हम व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं कितनी पूंजी चाहिए पड़ेगी, कितनी कार्यशील पूंजी चाहिए पड़ेगी, तो इन आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। और जब भी हम वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं तो वर्तमान से ज़्यादा भविष्य महत्वपूर्ण होता है कि जो व्यवसाय है वर्तमान में कितनी आवश्यकताएं होंगी और भविष्य में इनकी कितनी पूर्ति हम कर पाएंगे। सेकंड आता है पूंजी संरचना। तो पूंजी संरचना यानी व्यवसाय में मुख्य रूप से 2 प्रकार की पूंजी होती है। स्थायी पूंजी यानी जो स्थायी संपत्तियों में विनियोजित होती है और कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो पूंजी संरचना के अंतर्गत इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि जो पूंजी संरचना है यानी कितनी स्थायी पूंजी रहेगी, कितनी कार्यशील पूंजी रहेगी, इनका आपस में अनुपात कितना रहेगा। तो इस सब का जो अनुमान है, यदि आप पूंजी प्राप्त कर रहे हो तो कितनी आप अंश के रूप में लोगे, कितनी ऋणपत्र के रूप में लोगे, कितनी जनता की जमा स्वीकार करोगे, कितनी आप दूसरी जगह से ऋण ले सकते हो। तो इन सब का अनुमान जो है एक आंकलन पूंजी संरचना के अंतर्गत किया जाता है। स्रोतों का निर्धारण। तो जब भी हम लोग पूंजी प्राप्ति की जो संरचना बनाते हैं तो इसमें हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं। अंश यानी आपकी पूंजी प्राप्त करना, ऋणपत्र यानी ऋण प्राप्त करना। इसके अलावा जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनसे भी हमें पैसे मिल सकते हैं। जनता हमारे पास अपनी जमा जन निक्षेप के रूप में भी देती है। तो अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है लाभ का पुनर्विनियोग। लाभ का पुनर्विनियोग यानी कंपनी को जो लाभ हुआ है वो कायदे के अनुसार उस पर कंपनी के मालिक यानी अंशधारियों का अधिकार होता है। लेकिन कंपनी कई बार वो लाभ अंशधारियों को ना देकर फिर से कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, जिसे हम लाभ का पुनर्विनियोग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 10 रुपये का शेयर है और उस पर आपको 5 रुपये का लाभ हुआ, तो वो 5 रुपये आपको मिल रहे थे, तो कंपनी ने वो 5 रुपये आपको ना देकर कंपनी में फिर से लगा दिए। फर्क ये है, पहले आपकी कंपनी में 10 रुपये लगे थे, अब 15 लग गए। तो कहलाएंगे तो वो आपके, पर यह है कि आपको कैश ना मिल के कंपनी में इन्वेस्ट हो जाते हैं। इसे हम लाभ का पुनर्विनियोग कहते हैं। तो हर जो स्रोत होते हैं उनके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे अंश पूंजी है, यह हमें सबसे अंत में लौटाना पड़ती है, लाभ देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसमें कितने लोग इनमें इंटरेस्टेड होते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है। एक चीज़ इसमें आई है जन निक्षेप। जन निक्षेप में सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जनता जो आपके यहाँ पैसा जमा कर रही है बैंक जैसे, यदि कोई झूठी अफवाह भी फैल जाती है कि आपकी कंपनी बंद होने वाली है तो जनता आपके पास अपना पैसा मांगने के लिए आ जाती है।
ऋण पत्र पर हमें ब्याज अनिवार्य रूप से देना पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। तो जब कंपनी अच्छी पोजीशन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कंपनी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यदि कंपनी घाटे में चल रही है और ऋण पत्रों पर जो ब्याज अनिवार्य रूप से देना है वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर स्रोत के अपने फ़ायदे या नुकसान होते हैं, तो हमें यह निर्धारण करना पड़ता है कि हमें इनमें से कौन सा स्रोत चुनना है और किस सीमा तक चुनना है। अर्जित आय का प्रबंध करना। जब आप पूंजी प्राप्त कर लेते हो तो पूंजी प्राप्त करने के बाद उसका एक सुव्यवस्थित समुचित उपयोग करना एक सबसे बड़ा पॉइंट रहता है। कई बार यदि आपके लिए जो पूंजी समय पर प्राप्त हो जाती है, कई बार ज़्यादा प्राप्त हो जाती है, तो उसके मनमाने उपयोग हो जाते हैं, अनावश्यक खर्च हो जाती है। तो ये चीज़ एक कई बार जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए जब जो अर्जित आय होती है, पूंजी प्राप्त हो जाती है, तो उसका हमें सुव्यवस्थित प्रबंध करना पड़ता है कि कैसे इसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे लाभों का पुनर्विनियोग किया जाए। यानी जो पैसा आपको मिला है उसका उपयोग सार्थक होना चाहिए।